नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। तो आइए इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जुड़े रहने और आप तक विश्वसनीय व प्रामाणिक जानकारियां पहुंचाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सतर्क पेंशनर्स की कार्रवाई के चलते रिकॉर्ड ऑफिस ने पूरे लिस्ट के साथ एमएसीपी से संबंधित केस बल्क में पीओआर भेजा है। जी हां, कई पेंशनर्स को एमएसीपी का लाभ लागू होने के बावजूद नहीं मिल रहा है, चाहे वे 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 या 2024 में रिटायर हुए हों। इनमें से भी कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिन पर एमएसीपी लागू है, फिर भी लाभ नहीं मिला। लेकिन अब जागरूक पेंशनर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं और उनकी सक्रियता के कारण रिकॉर्ड ऑफिस को मजबूरन बल्क में केस भेजने पड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक लेटर दिखाकर समझाता हूं। यह आरटी रिकॉर्ड का लेटर है जो 31 दिसंबर 2024 को पीओआर को भेजा गया है। इसमें बल्क में पेंशनर्स का डाटा करेक्शन क्लेम भेजा गया है, यानी स्पर्श के माध्यम से पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर में डाटा करेक्शन के लिए यह लेटर भेजा गया है। रिकॉर्ड ऑफिस ने इसे पीओआर पार्ट 2I ऑर्डर के तहत जारी किया है। और यह केवल 1 या 2 पेंशनर्स का मामला नहीं है, बल्कि कई पेंशनर्स का केस एक साथ बल्क में प्रोसेस किया गया है। आइए अब देखते हैं कि उनके डाटा करेक्शन में क्या बदलाव किए जाने हैं। जैसे ये हवलदार हैं तो इन्हें एमएसीपी का नया सुधार लागू करते हुए डाटा करेक्शन किया जा रहा है। अगर कोई गनर या सिपाही है तो उसे हवलदार के स्तर का एमएसीपी लागू करते हुए डाटा करेक्शन किया जाएगा। दोस्तों देखिए, इन पेंशनर्स को पहले किस रैंक के आधार पर पेंशन मिल रही थी। उनके रिकॉर्ड में जो रैंक लिखा हुआ था उसी रैंक के हिसाब से पेंशन दिया जा रहा था। लेकिन अब डाटा करेक्शन के बाद उन्हें उच्च रैंक के अनुसार पेंशन मिलेगा। यह देखिए, एमएसीपी के तहत उन्हें इस नई रैंक का पेंशन मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया से उनके अधिकार और लाभ सुनिश्चित किए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशनर्स ने खुद जागरूक होकर सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस दर्ज किया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। यानी इन पेंशनर्स को मैकेपी का लाभ अपने आप नहीं मिल रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी शिकायत सीपी ग्राम्स पर दर्ज की तो अब रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भी मजबूर होकर बल्क में केसेस प्रोसेस करने पड़े हैं। यह पेंशनर्स की जागरूकता और पहल का नतीजा है जो उनके हक के लाभ को सुनिश्चित कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह 1 या 2 नहीं, बल्कि कई सारे केसेस हैं जिन्हें रिकॉर्ड ऑफिस को इकट्ठा करके पीओआर को भेजना पड़ा। इसकी वजह यह है कि पेंशनर्स अब जागरूक हो रहे हैं और सीपी ग्राम्स में अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। यह जागरूकता पेंशनर्स को उनका हक दिलाने में मदद कर रही है। ऐसे केस आगे भी सामने आते रहेंगे जिन पर रिकॉर्ड ऑफिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वह भी बल्क में। पेंशनर्स अब अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हो गए हैं और उनका यह प्रयास निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कुछ विशेष अवधि के रिटायरी को कम पेंशन मिल रही है, चाहे वे फैमिली पेंशनर ही क्यों ना हो। पीपीओ चेक करें। जी हां दोस्तों, यदि आप उस खास समयावधि के बीच में रिटायर हुए हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भारत सरकार की कुछ रूलिंग्स जो बाद में लागू की जाती हैं, उनकी डेट एक्सटेंशन के चलते उस अवधि के पेंशनर्स प्रभावित होते हैं। उन पेंशनर्स को नुकसान हो रहा होता है जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। तो आज मैं आपको एक पीपीओ दिखाकर समझाता हूं कि किस तरह से पेंशनर्स को ओआरओपी 3 लागू किया गया था, जिससे शायद उन्हें यह लगता है कि उन्हें ओआरओपी 3 मिल गया, लेकिन फिर भी उन्हें नुकसान हो रहा है। कैसे यह नुकसान हो रहा है, चलिए
इसे पीपीओ देखकर समझते हैं। दोस्तों, यह जो पीपीओ है वह 30 अप्रैल 2006 को रिटायर हुए एक नायक रैंक के पेंशनर का है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यह फैमिली पेंशनर का पीपीओ है। 18 सितंबर 2021 को पेंशनर जाट महेंद्र कुमार रामदास जी का निधन हो गया था। अब उनकी पत्नी को यह पेंशन मिल रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि इन्हें अभी जो पेंशन मिल रहा है वह अनाउंस रेट के तहत ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है। यानी पेंशनर को जितनी पेंशन मिल रही थी उतनी ही पेंशन फैमिली पेंशनर को भी मिल रही है। अब देखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनके पेंशन में किस तरह की गड़बड़ी हो रही है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जो इस विशेष समय अवधि के बीच रिटायर हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सा समय है जिस अवधि के पेंशनर्स के साथ यह समस्या आ रही है। अब देखिए, इनका पेंशन रिवाइज हो चुका है। यहां पर देखिए, OROP 2 के तहत उन्हें 20,969 रुपये मिल रहे थे, जो कि नायक रैंक के हिसाब से था। अगर हम इनके लेंथ ऑफ सर्विस को देखें तो नायक के 18.5 साल की सेवा के हिसाब से यह पेंशन बिल्कुल सही था। ये प्रीमैच्योर रिटायर हुए थे 8 ऑन रिक्वेस्ट, लेकिन अब इन्हें OROP 3 लागू किया गया है क्योंकि वे 2006 के रिटायरी हैं। अब देखिए, इनका जो पीपीओ में अपग्रेडेशन हुआ है वह 20,966 रुपये से बढ़कर 22,151 रुपये हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि OROP 3 का सही रेट क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये OROP 3 तो लागू हो चुका है, लेकिन यह सही रेट नहीं है। देखिए, यह जो पीपीओ है वह 21 सितंबर 2024 का है, जिसमें OROP 3 लागू किया गया है, लेकिन यह गलत रेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गलत रेट कैसे है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह रिटायरी अप्रैल 2006 की है और जनवरी 2006 से लेकर अगस्त 2008 तक के बीच रिटायर हुए पेंशनर्स को यह गलत पेंशन अभी भी मिल रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्हें यह गलती से कम पेंशन मिल रहा है। जिन पेंशनर्स को इसका पता ही नहीं था, उन्हें बताना चाहता हूं कि पहले MACP सितंबर 2008 से लागू था, लेकिन बाद में इसका डेट बदलकर जनवरी 2006 कर दिया गया। यानी जनवरी 2006 से लेकर अगस्त 2008 के बीच रिटायर हुए पेंशनर्स को अभी भी गलत पेंशन मिल रहा है। इसका कारण यह है कि इन पेंशनर्स को हवलदार के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि इनका 18.5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है। ये पेंशनर अप्रैल 2006 के रिटायरी हैं और अभी उन्हें जो पेंशन मिल रही है वह गलत है। उनको जो पेंशन मिल रहा है वह OROP 3 के तहत 22,151 रुपये है, जबकि OROP 2 में उन्हें 20,969 रुपये मिल रहे थे, जो कि नायक के हिसाब से था। अब चलिए, मैं OROP 3 का टेबल दिखाकर समझाता हूं कि डिफरेंस कहां है। इनकी 18.5 साल की सेवा के हिसाब से पेंशन सही है, लेकिन उन्हें जो पेंशन मिल रहा है वह OROP 3 के टेबल के हिसाब से 22,151 रुपये है, जो नायक के हिसाब से ठीक है। लेकिन यहां समस्या यह है कि इनको MACP हवलदार के हिसाब से लागू होना चाहिए और फैमिली पेंशनर को भी MACP हवलदार के हिसाब से 23,432 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। तो देखिए, पेंशन में 1,200 से 1,300 रुपये का घाटा हो रहा है। 22,151 रुपये और 23,432 रुपये के बीच ये डिफरेंस है जो इनको नुकसान में डाल रहा है। आइए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्री के साथ हुई प्री बजट मीटिंग में ट्रेड यूनियनों ने अपनी मांगें रखी। जी हां, वित्त मंत्री द्वारा बजट सत्र से पहले कई विभागों के साथ बातचीत और मीटिंग्स होती हैं, जिन्हें प्री बजट मीटिंग कहा जाता है। इन मीटिंग्स में ट्रेड यूनियनों के साथ भी एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने अपनी मांगें पेश की। इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण मांगें सामने आई हैं, जिनमें पेंशन को 5 गुना बढ़ाने की मांग की गई है। जी हां, यह मांग उन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के लिए थी जिनकी पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन ने ACPC, AICP को तुरंत गठित करने की भी मांग की है। साथ ही
इनकम टैक्स के संबंध में भी कुछ प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। तो चलिए, मैं आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दिखाता हूं जो हाल ही में कई मीडिया हाउसेस में प्रकाशित हुई हैं। दोस्तों, अगर आप पिछले 2 दिनों की खबरों पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि प्रमुख खबरों में 8वें पे कमीशन और ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री से मुलाकात की शामिल है। ये खबर कोई सामान्य अखबार से नहीं बल्कि प्रतिष्ठित अखबार द हिंदू में प्रकाशित हुई है। ये खबरें विभिन्न प्रमुख समाचार स्रोतों से आई हैं। ऑनलाइन इंडिया की रिपोर्ट में 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक पे में भारी वृद्धि की संभावना पर चर्चा की गई है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में ट्रेड यूनियनों ने 8वें पे कमीशन के तहत पेंशन में 5 गुना वृद्धि की मांग की है। वहीं इंडिया टीवी न्यूज ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। अगर आप पिछले 19 घंटों की खबरों पर ध्यान देंगे तो 8वें पे कमीशन को लेकर सभी जगह चर्चा हो रही है। यह खबरें अंग्रेजी में प्रकाशित हैं, लेकिन हिंदी में भी इसी प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। यहां कुछ प्रमुख हिंदी समाचार स्रोतों से खबरें साझा की जा रही हैं। न्यूज 18 और एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे चैनलों ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसके बारे में रिपोर्ट की है। अब मैं आपको हिंदी अखबारों में छपी खबरें भी दिखाना चाहता हूं। नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और जागरण जैसी प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में भी 8वें पे कमीशन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं। उदाहरण के लिए, जागरण की खबर में भी इस विषय पर गहरी चर्चा की गई है। सभी प्रमुख हिंदी अखबारों में इस विषय पर अपडेट्स और डिटेल्स दी गई हैं। यह खबर नवभारत टाइम्स से आई है, जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के सामने की गई मांगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ट्रेड यूनियनों ने पेंशन में 5 गुना बढ़ोतरी की मांग की है, खासकर ईपीएस, कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन में। वर्तमान में जो पेंशन 1000 रुपये मिल रही है, उसे बढ़ाकर अधिक करने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के सामने रखा गया है ताकि पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी वित्तीय सहायता मिल सके। जी हां, यह खबर नवभारत टाइम्स से आई है, जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा महत्वपूर्ण मांगें उठाई गई हैं। ट्रेड यूनियनों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में पेंशन को 5 गुना बढ़ाकर 1000 रुपये से 5000 रुपये किया जाए। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन भी इस बजट सत्र में किया जाए ताकि कर्मचारी और पेंशनर्स को बेहतर वित्तीय लाभ मिल सके। यह मांगें वित्त मंत्रालय के सामने रखी गई हैं ताकि पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। सीतारमण ने श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जहां लेबर यूनियंस ने ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन को 5 गुना बढ़ाने की मांग उठाई। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के शीघ्र गठन की मांग भी की गई। दोस्तों, बजट से पहले होने वाली ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इसी तरह बजट से पहले विपक्ष के साथ भी चर्चा की जाती है। ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों की संस्थाओं के साथ भी बैठकें होती हैं, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों में यह मांग प्रमुखता से उठाई गई है कि सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। यह एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही अन्य मांगें भी सामने आई हैं, जैसे ओपीएस पर ज्यादा टैक्स लगाना और कम आय वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना। इस तरह की मांगें बजट सत्र से पहले सरकार के सामने रखी जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यह खबर 1 या 2 नहीं, बल्कि कई प्रमुख मीडिया हाउस और बड़े-बड़े अखबारों में प्रकाशित हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में बजट सत्र के दौरान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ताकि 8वां वेतन आयोग गठित किया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो भी पेंशनर्स इसके लिए पात्र हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सके। उनके लिए पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया जाए। यह एक बड़ी मांग है। बजट सत्र से हमें इस बार काफी उम्मीदें हैं। हालांकि
पिछले बजट सत्र में भी ऐसी ही आशाएं थीं, लेकिन सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई। लेकिन इस बार ट्रेड यूनियनों के साथ जो चर्चा हो रही है, उसमें यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। ऐसे में संभावना है कि सरकार को इस विषय पर कुछ सकारात्मक कदम उठाने पर विचार करना पड़े। चलिए, अब बात करते हैं अगली जानकारी की। प्री 2006 के पेंशनर्स के साथ हमेशा से अन्याय हुआ है और एक और विसंगति सामने आई है। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि 2006 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्हें एमएसपी लागू नहीं किया गया, बल्कि एसीपी ही लागू किया गया। पुराने पेंशनर्स को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा उनकी पेंशन की गणना को सेवा की अवधि के साथ जोड़ दिया गया, जिससे उनकी पेंशन में काफी कमी आई है। ये सारी विसंगतियां उनके लिए गंभीर नुकसान का कारण बनी है। हालांकि OROP 3 के लागू होने के बाद वर्तमान में उस घाटे की भरपाई हो गई है, लेकिन 2006 से पहले जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई। यह उन पेंशनर्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अब एक और नई विसंगति सामने आई है, जिसे मैं आपको एक पत्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आइए उस पत्र को देखते हैं और समझते हैं कि 2006 से पहले के पेंशनर्स के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। राजकुमार जी ने एक ग्रीवेंस दायर किया था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें एसीपी लागू किया जाए और उसका लाभ दिया जाए। आप इस ग्रीवेंस में देख सकते हैं कि पेंशनर ने दावा किया है कि उनकी सेवा अवधि 20 साल और 13 दिन है। वे टीएस नायक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पेंशनर्स को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। देखिए, यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वे टाइम स्केल नायक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 30 अप्रैल 2004 है। चूंकि एसीपी योजना 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर के बीच है, 2005 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों पर लागू होती है और उनकी सेवा अवधि 20 साल है, इसलिए उन्हें हवलदार का एसीपी मिलना चाहिए था। यह मुद्दा उन्होंने अपने ग्रीवेंस में उठाया था, जो उनके अधिकारों की सही मांग को दर्शाता है। पहले रिकॉर्ड ऑफिस ने यह जवाब दिया था कि वे टाइम बाउंड सैंक्शन पर विचार कर रहे हैं, लेकिन बाद में रिकॉर्ड ऑफिस से एक और जवाब आया, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पेंशनर्स, खासकर 2006 से पहले के पेंशनर्स के साथ अन्याय हो रहा है। 30 दिसंबर को रिकॉर्ड ऑफिस ने उन्हें जो नया जवाब दिया है, वह इस स्थिति की गंभीरता को उजागर करता है। इस जवाब से यह स्पष्ट होता है कि पेंशनर्स को उनके सही हक से वंचित किया जा रहा है। इस जवाब में रिकॉर्ड ऑफिस ने यह कहा कि एसीपी के लिए ट्रेड टेस्ट, प्रमोशन कार्डर, कोर्स, शैक्षिक योग्यताएं और डिसिप्लिन क्राइटेरिया पूरा नहीं किया गया है। नायक से हवलदार के प्रमोशन कार्डर की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, इस कारण उन्हें हवलदार का एसीपी नहीं दिया जा सकता। यह था रिकॉर्ड ऑफिस का जवाब। अब दोस्तों, पेंशनर ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार वे पहले सिपाही रैंक में थे। बाद में उन्हें टीएस नाइक का पद मिला था। 20 साल की सेवा अवधि के बाद वे रिटायर हुए थे। हालांकि उनका कभी भी डिटेलमेंट कार्डर के लिए नामांकित नहीं किया गया। सेंट्रल कंट्रोल कैटेगरी के तहत जो कार्डर डिटेलमेंट होता है, वह भी रिकॉर्ड ऑफिस से किया जाता है। क्योंकि वे पहले सिपाही थे और बाद में उन्हें टीएस नायक का पद मिला था, 20 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद उनका हवलदार में कभी प्रमोशन नहीं हुआ था। इस कारण से उनका कार्डर के लिए भी डिटेलमेंट नहीं किया गया। जब कार्डर का डिटेलमेंट रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा नहीं किया गया, तो उनकी स्थिति में यह एक जटिल स्थिति बन गई, क्योंकि कार्डर का डिटेलमेंट तभी संभव है जब रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। और चूंकि उनका डिटेलमेंट नहीं किया गया और पेंशनर ने कार्डर का हिस्सा नहीं बने, ऐसे में रिकॉर्ड ऑफिस कैसे कह सकता है कि उन्हें नायक से हवलदार कार्डर न होने की वजह से 20 साल की सेवा के बावजूद एसीपी हवलदार नहीं मिलेगा? देखिए, यह कितनी बड़ी ज्यादती है। उस कार्डर का डिटेलमेंट रिकॉर्ड ऑफिस खुद करता है
और पेंशनर को उस कार्डर में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण उसे एसीपी से वंचित किया जा रहा है। तो आप सबने देखा दोस्तों, जिस कार्डर के लिए उन्हें अधिकारियों द्वारा डिटेल किया जाना चाहिए था, वह डिटेलमेंट रिकॉर्ड ऑफिस से होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस ने उन्हें डिटेल नहीं किया। और अब जब वे एसीपी की मांग कर रहे हैं तो उनसे यह कहा जा रहा है कि आपने कार्डर नहीं किया। अगर उन्होंने कार्डर के लिए डिटेल किया होता और फिर कार्डर नहीं किया होता तो यह मामला अलग होता, लेकिन बिना डिटेलमेंट के उन्हें वंचित किया जा रहा है। तब भी आप यह कह सकते थे, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी विसंगति है और 2006 से पहले के पेंशनर्स के साथ यह स्पष्ट नाइंसाफी है। इसलिए इस पर इंसाफ होना चाहिए, चाहे वह कोर्ट के माध्यम से हो या सरकार के साथ बातचीत से। किसी भी तरीके से पेंशनर्स को यह इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं जानकारियों के साथ उपस्थित हुआ था। आगे भी कोई जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, मैं आपके पास लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।